हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज हम सीटेट 2015 का सीडीपी 6 to 8 क्लास का पेपर कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कई पेपर करा दिए हैं, हिंदी, ईवीएस एंड सीडीपी के भी, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। बात हो रही है यहाँ पे वाइगॉत्स्की की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने विकास प्रक्रिया अथवा अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इन्होंने ये बोला है कि विकास प्रक्रिया जो है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग ने क्या किया है कि पुरुषों और महिलाओं की जो नैतिक तार्किकता है उसमें सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उन्होंने क्या किया है, पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी ये बताना है। तो अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए हेतु प्रोत्साहित करेगी, तो मुकाबला नहीं कराना है। वह अपने शिक्षार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। जो अपनी अपेक्षाएं हैं उनको नहीं पूरा कराना है, बच्चा किस तरह से सीख रहा है वो आपको समझना है और देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। इससे क्या हो रहा है, बच्चा खुद सीख रहा है, खोज करके सीखना, इस पर जोर देना है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा स्वयं के अधिगम के लिए खुद प्रोत्साहित हो रहा है। ठीक है, फोर्थ है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है अंतःव्यक्तित्व। आत्मबोध, अपने अंदर उसको झांकना है, अपने बारे में उसको बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सी, जब अपने बारे में बात करनी होती तो कौन सी बुद्धि आती है, अंतःव्यक्तिक। ठीक है, आत्मबोध हेतु। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वाइगॉत्स्की तथा पियाजे के परिक्षेपों में एक प्रमुख विभिन्नता है। दोनों को ही समझना है। यहाँ पर क्या विभिन्नता है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए यहाँ पे कि वाइगॉत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों में एक प्रमुख विभिन्नता पाई गई है। वाइगॉत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है और उससे ही प्रभावित होता है। अब पियाजे के अनुसार क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं, मतलब पूरी तरह से बच्चा जिस जिस एज में आगे बढ़ता जाता है उस एज में उसके संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। ये किसने कहा है, पियाजे ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही असमान पाए गए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। तो सी देखते हैं, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निर्मित निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो ये इस बात से सभी सहमत होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह क्या करेगी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। पूरे टाइम हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह से समझ रहा है। और कभी कभी होता है ना कि बच्चा पूरे क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करता है बट रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो हमें सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करना। हो सकता है उस समय की परिस्थितियां अलग हो, बच्चे को आज सब कुछ रहा है बट वो बीमार हो गया या कोई भी घटना घट सकती है। तो इस वजह से क्या करना है, हमें उसके परिणाम पर ध्यान ना देकर बच्चों की अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर ध्यान देना है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर राइट ऑप्शन करा रहे हैं क्योंकि चारों ऑप्शन अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो 30 क्वेश्चन कराने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8th, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है तो ये असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा
बच्चे में गलती है, हो सकता है शिक्षक ने कुछ गलती की हो, इन सभी में शिक्षण पद्धति गलत हो सकता है पाठ्यक्रम बच्चे के अनुकूल ना हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यही अभी हमने पहले भी आपको समझाया कि शिक्षण विधि पर ध्यान देना है कि बच्चा जिस तरह का है उस तरह की शिक्षण विधि आपको अपनानी होगी, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वो अपने माइंड मैपिंग ही कर रही है कि किस तरह से किस चीज़ों को लेकर चलना है, तो वो अपने ही जो चिंतन है उसको निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, ठीक है। बच्चे की जितनी भी समस्याएं हैं तो वो खुद ही उनको सॉल्व करे, अगर उसको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी हेल्प करें, ठीक है। ये एक अच्छी शिक्षिका और शिक्षक के लक्षण हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? किससे सहमत हैं? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, इससे सभी सहमत हैं। ये किसका है? वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है। 13। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का सिद्धांत बताना है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। परिपक्व मतलब मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस, ठीक है। मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बीच में ही बालक का जो विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं 14। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? प्रकृति और पालन पोषण की बात कर रहे हैं तो एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों को बहुत कम है तो होता है, तो परिवेश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बी वाला तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा राइट ऑप्शन है, ये तो डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं कि वंशानुक्रम परिवेश एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ठीक है। समाज में ही तो मूल्य होते हैं, फिर हम लोगों पर विश्वास करते हैं, हमारी अपेक्षाएं होती हैं समाज से, समाज को कुछ हमसे अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो इन सब से की अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है समाजीकरण। 16 देखते हैं, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो विचार की अनुक्रमणीयता, पलट ना सकें, ठीक है, कि जो इनका जो माइंड होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वो उस चीज़ को पलट नहीं सकते हैं। वो ये नहीं बता सकते हैं 2 + 4 अगर 6 होता है तो 2 4 जा, वो इस तरह की चीज़ें नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? विचार की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। 17 देखते हैं, पियाजे एक सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं। बच्चे जैसा आपको करता हुआ देखेंगे बिल्कुल वैसा ही वो आत्मसात कर लेंगे। बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है, आप उनको अगर बता देंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। जैसे बिल्ली वाला ऑप्शन आपने दिया कि बिल्ली, उसको पता है कि बिल्ली कैसी होती है, सडनली उसके सामने कुत्ता आ गया तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता कि अभी ये कुत्ता आ गया तो वो कुत्ते को भी बिल्ली कहेगा। अनुकूलन की प्रक्रिया, आप जैसे कर रहे हो बच्चा बिल्कुल वैसे ही आपके साथ सामने करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ZPD की बात हो रही है यहाँ पे कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते क्या है, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। आकलन में क्या सम्मिलित हो? अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। हर व्यक्ति की क्या होती है? सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, तो बहुसांस्कृतिक कक्ष में
सभी विद्यार्थियों की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको शामिल करना सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, उच्च प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, तो विद्यार्थी भी अध्यापक के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे अध्यापक को भी इजीली समझ में आ जाए कि बच्चा किस तरह से 6 to 8 में बच्चे को किस तरह के शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करके सिखाना और समझाना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार ये है कि समावेशी शिक्षा के पीछे क्या मूलाधार है ये पूछ रहे हैं। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए ही है। समावेशी कक्षा में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और विद्यालय में भी विभिन्नता होती है, तो उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, 22 निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा जब परेशानी में घिरा है तो वो किस तरह से उस परेशानी से निकलने के लिए किस तरह से कार्य कर रहा है, कौन कौन सी विधियाँ यूज़ कर रहा है। तो उस समय ऑब्जर्व करना बच्चे को, तब पता चलता है बच्चा प्रतिभाशाली है या किस तरह का है। ठीक है, 23 देखते हैं क्या है। एक अध्यापिका समाज से के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली प्रतिक्रिया के लिए विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करें जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं तथा उसमें सुधार करने का प्रयास करें। 24 क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, पूछा है। ठीक है, नहीं है तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ व्याख्यान विधि का यूज़ नहीं करना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ाने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ठीक है, कि जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं और शब्दों को पलट भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 26 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न अन्योक्रिया के द्वारा अधिगम को और आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चे को क्या है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछने चाहिए जिससे उनकी जो अधिगम शक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो सबसे बेस्ट आकलन विधि है तो जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है तो वो ये पद्धति जो होती है वो विद्यार्थियों के सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते 28। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के निष्पादन का स्तर, कि बच्चा किस तरह से वर्क कर रहा है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 29। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थी की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं। बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब वो गलती करेंगे तभी तो वो सीखेंगे, तभी तो वो समझेंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, तो वो अपनी गलतियों से भी सीखने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो सारे कथन आप पढ़िए। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संस्थान प्रदान नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटक को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ये भी नहीं है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।